हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के भाग 2 बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, जिसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत के सादे आचरण, सादगी भरे जीवन और ग्रामीण कृषक जीवन को उजागर किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस रेखा चित्र के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार, खेतीबाड़ी और साफ सुथरे मकान में रहने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखाह किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में दे देते थे। वहां से उन्हें जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर है बच्चों, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। भगत स्वयं वृद्धावस्था में थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं और अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। बच्चों, इन प्रश्नों को उत्तरों को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रश्न 3 है बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता से कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। बच्चों, प्रश्न 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। बच्चों, कनफटी टोपी को कबीरपंथी टोपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कौतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से
जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी से काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम का वो इतनी बारीकी से प्रयोग करते थे कि वे दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना गाना, उससे भी पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थे। नेक्स्ट है बच्चों, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों कि बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे सादे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों में होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गाना सुनकर लोग उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से चौंक कर सजग हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ प्रासंगिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। पाठ में इस तरह के मार्मिक प्रसंग अनेक जगह दृष्टिगोचर होते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों, भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर शोक नहीं मनाया और ना उसके क्रियाकर्म को ज्यादा तूल दिया। दूसरा है बच्चों, उन्होंने अपने पुत्र केशव को मुखाग्नि स्वयं न देकर अपनी पुत्रवधू से मुखाग्नि दिलवाई। तीसरा पॉइंट है बच्चों, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और इसका समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और उससे कहा कि उनकी पतोहू को यहाँ से ले जाओ और उसका दोबारा विवाह करवा देना। नेक्स्ट है बच्चों, वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए पूरी यात्रा करते थे। तो बच्चों ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनसे यह पता चलता है कि वह उस समय समाज में जो मान्यताएं फैली हुई थी, उसका बुरी मान्यताएं फैली हुई थी, उसका विरोध करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ता था। शीतल पुरवाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेतों में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा बच्चों नाश्ता होता है सुबह का, और मेड़ जो खेत के किनारे से मेड़ बनी रहती है जिस पर चलकर खेतों में जाते हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती हैं और कदम उठने लगते हैं। तो बच्चों ये आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। तो अगर आपको लगता है बच्चों कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये अन्य बच्चों के लिए भी लाभदायक हो सके। धन्यवाद बच्चों, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।